सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर आप सभी लोगों के लिए पीडियाट्रिक नर्सिंग की शानदार क्लास लेके आया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है नियोनेटल रिससिटेशन। ठीक है, नियोनेटल रिससिटेशन इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। तो यदि चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नियोनेटल रेसिस्टेशन। तो नियोनेटल रिससिटेट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। नियोनेट क्या होता है दोस्तों, यदि कोई बच्चा जन्म से लेके 0 डे से लेके जैसे आज जन्म हुआ तो आज के दिन से लेके 28 दिन तक क्या माना जाता है, 28 डेज का बच्चा नियोनेट माना जाता है। उसमें होता है अर्ली और लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी जान खतरे में होती है, उसको देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उसका ऑक्सीजनेशन ध्यान देने की ज़रूरत होती है, मतलब उसका रेस्पिरेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं इन रिससिटेशन का मतलब क्या होता है। रिससिटेट का मतलब होता है उसके जो हार्ट के और जो लंग्स के और ब्रेन के जो फंक्शन है उनको क्या कर रहे हो आप, रीस्टोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रीस्टोर कर रहे हो। वो आप उसके हार्ट और लंग के फंक्शन को रीस्टोर कर रहे हो। तो वो कैसे करोगे, जो हार्ट और लंग के जो फंक्शन है उनको बॉडी के जो उस वजह से उसकी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी बच्चे की। हार्ट और लंग अच्छे से काम नहीं करेंगे, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो उन सबको आप रिससिटेट कर रहे हो, ठीक है, रीस्टोर कर रहे हो। तो उसको बोलते हैं नियोनेटल रिससिटेशन। तो प्रायोरिटी किसको देना है हमेशा, ये न्यू गाइडलाइन है दोस्तों, न्यू गाइडलाइन 2021 की। उसमें बोला गया है कि रेस्पिरेशन प्रायोरिटी रहेगी। रेस्पिरेशन क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। क्लियर है। अब बात करेंगे इनिशियल असेसमेंट की। इनिशियल असेसमेंट सबसे पहले आपको 4 प्री बर्थ क्वेश्चन पूछने हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहले कि जेस्टेशनल एज ऑफ बेबी, कि जेस्टेशनल एज ऑफ बेबी कितना है। कहने का मतलब बच्चा ट्रम पे पैदा हुआ है, प्री ट्रम है, पोस्ट ट्रम है, कितना है। 37 वीक से पहले पैदा हुआ है, 37 से 40 वीक के बीच में हुआ है, या 42 वीक के बाद में उसका बर्थ हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता करनी है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज क्लियर और नॉट, कि एमनियोटिक फ्लूइड है तो डिलीवरी के समय एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्लियर था या नहीं था, ये भी पता करना है। क्लियर है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड होता है। आपने पढ़ा होगा ग्रीनिश कलर होता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है एडिशनल रिस्क फैक्टर भी आपको पता करने हैं, कि प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं थी मदर के, पीपीएस तो नहीं था, पोस्टमार्टम हेमरेज, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी हमें बच्चे को उसकी जो भी उसकी मेडिकल फैसिलिटी है वो उसको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। क्या करनी है दोस्तों, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करनी होती है। आपको तुरंत कट नहीं करना कॉर्ड को, ठीक है। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसके अंदर कितनी आर्टरी कितनी वीन होती है बताओ, 2 आर्टरी और 1 वीन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें 2 आर्टरी और 1 वीन होती है। क्लियर है, तो उसको आप कट करते हो, ठीक है। तो 30 से 60 सेकेंड वेट करके, मतलब 1 मिनट, आधे से 1 मिनट आपको वेट करना है, फिर आपको उसको कट करना है, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लड मिले और उसका आयरन की भी पूर्ति हो जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले आप नियोनेटल रिससिटेट के बारे में आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन प्रायोरिटी है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले आपको जब भी नियोनेटल रिससिटेट करोगे तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिससिटेशन इन नियोनेट। नियोनेट के अंदर ऑर्डर ऑफ रिससिटेट क्या रहेगा, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, रेडिएंट वार्मर रखते हैं, और सबसे पहले फिर एयरवे रेस्पिरेशन प्रायोरिटी है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। क्लियर है। और जबकि अपन एडल्ट का सीपीआर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं सर्कुलेशन, एयरवे, ठीक है, सेकंड नंबर पे एयरवे, फिर आता है ब्रीदिंग सीएबी, उसमें फॉलो करते हैं सीएबी एडल्ट सीपीआर के अंदर सीएबी। क्लियर है।
अब बात करेंगे, नीचे लिखा हुआ है द गाइडलाइन फॉर नियोनेटल रेसिस्टेशन आर बेस्ड ऑन नियोनेटल रेसिस्टेंट प्रोग्राम, एनआरपी मतलब नियोनेटल रिसस्टिटेट प्रोग्राम 2021 जो न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि प्रायोरिटी किसको देना है। यदि आपको इस तरह से ऑप्शन दे दे कि रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, सर्कुलेशन, तो आपको रेस्पिरेशन को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? रेस्पिरेशन को प्रायोरिटी देनी है। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है दोस्तों ये क्लास आपके लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट चेक फॉर, सबसे पहले आप असेसमेंट करोगे बच्चे का। सबसे पहले क्या करोगे, ये देखोगे कि बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्राई करने का मतलब होता है कि बच्चे का जो लंग्स है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से वो रेस्पिरेशन कर रहा है। यदि क्राई नहीं करता है एट बर्थ बच्चा, इट मीन्स आप समझ सकते हैं उसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो क्राई एक गुड इंडिकेशन है। नेक्स्ट आप टर्म चेक करोगे कि बच्चा 37 से 40 वीक के बीच में पैदा हुआ है या उससे पहले उसका बर्थ हुआ है या 42 वीक के बाद में हुआ है। और टोन कैसी है, बच्चे की टोनिसिटी कैसी है। तो यदि ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, बच्चा रोता है, बच्चा 37 से 40 वीक के बीच में उसका बर्थ हुआ है और बच्चे की टोनिसिटी भी अच्छी है, मतलब उसका फ्लेक्शन, उसका पोस्चर है बॉडी का, तो इट मीन्स क्या, बेबी कैसा नॉर्मल है और उसको मदर को दे देना है, उसकी मदर को दे देना है। वो मदर के पास रहेगा, उसको कोई स्पेशल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मदर उसको अपने पास रखेगी। क्लियर है? उसको दूध पिलाएगी, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। क्लियर है? अब बात करेंगे इनिशियल एक्शन। अब यदि ये चीज़ सही नहीं है, बच्चा रो रहा नहीं है, बच्चा का ट्रम पे भी पैदा नहीं हुआ है, टोन भी नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है। यदि ये सब नहीं होगा बच्चे के अंदर, तो बच्चा क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा। तो आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांस होते हैं। यदि प्री टर्म बच्चा है तो हाइपोथर्मिया होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा मसल्स नहीं डेवलप होता, जो ब्राउन फैट होता है। तो टेम्परेचर के लिए हम वार्मर रखेंगे। क्या करेंगे? वार्मर। ये रेडिएंट वार्मर का इमेज आपके सामने, ये इमेज बेस क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों। आप इमेज बेस भी आप साथ के साथ अपने क्लियर कर लीजिए डाउट्स कि रेडिएंट वार्मर किसे कहते हैं। ये रेडिएंट वार्मर है। क्लियर है? तो ये इस तरह से। नेक्स्ट है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। बच्चे को स्टिमुलेट करना है। कहाँ से? फ्लिकिंग सोल्स और रब बैक। बच्चे के जो सोल्स हैं, तलवे हैं, वहाँ पे आपको फिंगर से फ्लिकिंग करना है और बच्चे की पीठ को क्या करना है, रब करना है। ठीक है? तो ये होता है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है पोजीशन। बच्चे को पोजीशन कौन सी दोगे? स्निफिंग पोजीशन। कौन सी? स्निफिंग पोजीशन दोगे। इसमें क्या होता है, स्लाइट एक्सटेंशन करते हैं नेक को। नेक क्या हो जाती है इसमें, स्लाइटली एक्सटेंस हो जाती है। इसमें ये देख रहे हो, ये बच्चा है, ये स्निफिंग पोजीशन है। कौन सी? इसमें क्या किया गया है, जो शोल्डर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक नीचे जो टाउल है उसको रोल करके नीचे रख दिया है। ठीक है? शोल्डर ब्लेड के यहाँ पे टाउल को रोल करके लगा दिया है, जिससे जो नेक है वो क्या हो गई, स्लाइटली एक्सटेंशन हो गई। क्या हो गई? एक्सटेंशन। क्लियर है? ये एक्सटेंस हो गया ना, ये नेक वाला पार्ट इधर देखो एक्सटेंस हो रहा है, दूर जा रहा है। इससे क्या होगा, जो ट्रेकिया है वो ऐसे एक लाइन में आ जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, सक्शन करना है आपको। सक्शन करना है सिक्रेशंस को, और रूटीनली नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, आप रूटीनली नहीं करते हैं, जब ज़रूरत हो तभी आपको करना है। क्लियर है? और सबसे पहले किससे करते हैं? माउथ से करते हैं, फिर उसके बाद नोज से करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है कि सक्शन कैसे किया जाता है। सक्शन सबसे पहले माउथ से करते हैं, फिर नोज से करते हैं, और सक्शन नेगेटिव प्रेशर पे कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों? और सक्शन के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस सोल्व करवा दिया आपको ट्रेकियोस्टोमी वाले पार्ट में, तो आप उसको विजिट कीजिए, उस क्लास को अच्छे से देखिए, उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए ट्रेकियोस्टोमी के, सक्शनिंग के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने दो काम कर लिए, इनिशियल असेसमेंट अपन ने कर लिया, इनिशियल एक्शन कर लिया। ये दो इम्पोर्टेंट वर्क हो गए आपके नियोनेट रिसस्टिटेशन के। अब आगे पढ़ते हैं, आपको करना है असेस HR। अब अगर मान लो आपने ये सब किया, बच्चे के टेम्परेचर भी, टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी, पोजीशन भी, सिक्रेशन भी, ये सब कर लिया, इसके बाद भी यदि बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो आपको क्या चेक करना है, असेस हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट असेस करनी है। ठीक है? आपको बच्चे की हार्ट रेट असेस करनी है, और रेस्पिरेटरी एफर्ट असेस करने हैं। क्या करने हैं? रेस्पिरेटरी एफर्ट।
तो बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है आपको पता है, 110 से 160 होती है नॉर्मल बच्चे की रेस्पिरेशन। क्लियर है, 120 से 160 नॉर्मल होती है, ठीक है। और बच्चे की रेस्पिरेटरी कितनी होती है, 40 से 60, ये आप साइड में लिख लो। 40 to 60 क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और 120 से 160 क्या होते हैं, हार्ट रेट होती है। अब यदि आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे की हार्ट रेट यदि 100 से ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा है, और रेस्पिरेशन कैसा है, इनएडिकेट है, अच्छे से नहीं ले रहा है बच्चा सांस, और पुअर है, और इरेगुलर है, रुक रुक के सांस ले रहा है, और लेबर्ड साइनोसिस, बच्चा नीला पड़ रखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, देखो बच्चा नीला पड़ रहा है, इसका मतलब साइनोसिस हो रहा है, मतलब उसकी जो टिश्यूज़ है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, मतलब हाइपोक्सिया कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, उसको ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन की जो नीड है वो प्रोवाइड करोगे, पूरी करोगे, ताकि बच्चे को अच्छे से हो जाए रेस्पिरेशन। तो आप ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन दोगे। ऑक्सीजन कौन कौन से मेथड से दोगे, ऑक्सीजन हुड, O2 हुड से दोगे। ये O2 हुड का इमेज बेस है आपके सामने, इसका इमेज बेस क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये हुड है, इस तरह से जो हेड वाले पार्ट पे है उस पर ये डोम शेप होता है, इसको रख दिया जाता है, और नेक वाले पार्ट से ये इस तरह से रहता है, तो ये डोम शेप रहता है, ये हुड, इसको बोलते हैं हुड। जैसे आपने इग्लू देखा होगा, इग्लू आइस वाली जगह पे जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ पे पड़ा होगा इग्लू, तो उस तरह से ये इग्लू शेप में होता है, डोम शेप, तो ये हुड होता है। इसका इमेज बेस आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट होता है प्रोंग्स, नेजल प्रोंग से भी आप ऑक्सीजन दे सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा जब खाना खाए, कुछ बोलता तो क्या है, मतलब खाना खाए, रोए, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो उसको। क्लियर है। नेक्स्ट है इन प्रीटर्म बच्चे के अंदर क्या यूज़ करना है, सीपेप, क्या करना है, सीपेप, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यूज़ करोगे। ये तो आप ट्रम में यूज़ करोगे, बच्चा यदि ट्रम पे पैदा हुआ है और बच्चे के सांस नहीं आ रही है, प्रॉब्लम साइनोसिस हो रहा है, पुअर इरेगुलर हो रहा है, तो आप O2 हुड और प्रोंग की सहायता से उसको ऑक्सीजन दोगे। और बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तब आप ये काम करना है आपको, ठीक है। और यदि हार्ट रेट लेस देन 100 है हार्ट रेट, तो और बच्चा सांस नहीं ले रहा है, नॉट ब्रीदिंग, यहाँ लिखा है देखो नॉट ब्रीदिंग, इसको नोट कर लो अच्छे से। बच्चा सांस नहीं ले रहा है, बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, और हार्ट रेट 100 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मेथड अपनाओगे। कौन सा मेथड, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मेथड अपनाओगे, जिसमें एक होता है नॉन इन्वेसिव, एक होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब है उसके आप किसी भी कोई कट नहीं लगाओगे बॉडी में, और उसको ट्रीट करोगे इस हर बच्चे की रेस्पिरेशन कंडीशन को, क्योंकि वो ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं ले रहा है, इसलिए आप अम्बू बैग की सहायता लोगे। तो अम्बू बैग को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्या, क्योंकि अम्बू बैग में बैग भी होता है और मास्क भी होता है, और उसको ऑक्सीजन देते हैं, बॉडी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बेबी को, तो वेंटिलेशन, तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नेक्स्ट है इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब हम बॉडी में कट लगाएंगे या फिर कुछ ऐसा बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं इन्वेसिव। तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी जब यदि बेबी की हार्ट रेट लेस देन 100 है और वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम दो मेथड अपना सकते हैं, दोनों को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहा जाता है। एक का नाम है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एक का नाम है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन इन्वेसिव होता है और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नॉन इन्वेसिव होता है। और इधर बात कही हमने कि हार्ट रेट यदि 100 से ज़्यादा है और रेस्पिरेशन रुक रुक के ले रहा है, बहुत कम ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा ट्रम है तो ऑक्सीजन हुड से दे सकते हैं, प्रोंग से दे सकते हैं। और यदि प्री टर्म बच्चा है, मतलब 37 वीक से कम है, बच्चा पहले जन्म हो गया 37 वीक से, तो उसको सीपेप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देने से क्या होंगे, बेबी के जो एल्वोलाई हैं वो कोलैप्स नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, बच्चे के जो एल्वोलाई हैं लंग्स के अंदर वो कोलैप्स ना हो, इसलिए कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हमें देनी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्री टर्म में क्या होता है कि उसके जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, सर्फेक्टेंट होता है, वो बनता नहीं है। इस वजह से बच्चे की जो एल्वोलाई है वो क्या रहती हैं, एटेलेक्टेसिस कंडीशन रहती है उनके अंदर।
कोलैप्स हो रखी होती हैं, तो उसको डायरेक्ट अच्छे से रखने के लिए एल्वेलाई को, तो हमें कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर यूज़ करनी है प्री टर्म में। नेक्स्ट बात करेंगे नेजल कैनुला। नेजल कैनुला आपने ये देख लिया, ये ऑक्सीजन हुड का यदि इमेज बेस आता है तो आपको यहाँ से करेक्ट कर लेना है, अच्छे से इसको वॉच कर लो। नेक्स्ट है नेजल कैनुला कैसा होता है, इस इमेज में दिखाया गया है इस तरह से, ये बेबी के नाक के अंदर 2 प्रोंग्स है, ठीक है, ये है नेजल कैनुला। इससे बच्चे को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। बच्चा इरिटेट नहीं होगा, माउथ से वो रो सकता है, अपना दूध पी सकता है, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, माउथ से इरिटेट नहीं होगा इतना। तो व्हेन द पेशेंट रिक्वायर लो कंसंट्रेशन, जब भी किसी को, पेशेंट को, बच्चे को चाहे बड़े को, लो कंसंट्रेशन मतलब ऑक्सीजन एकदम लो कंसंट्रेशन पे चाहिए होती है, 24 to 35% कंसंट्रेशन पे यदि रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो हम नेजल कैनुला यूज़ करते हैं। और इसका फ्लो रेट होता है 1 से लेके 1 to 4 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। दोस्तों जो भी ऑक्सीजन से सप्लाई करते हैं अपन जिस भी इक्विपमेंट से, तो इनसे क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंटेज है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना लीटर पर मिनट है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो नेजल कैनुला से कितना देते हैं, 1 से 4 लीटर पर मिनट देते हैं, और लोअर कंसंट्रेशन है ये सबसे, तो 24 से 35%। अब बात करेंगे अदर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज बनाने के लिए आप ये पढ़ लो अपना सिंपल मास के लिए। सिंपल मास से कितना देते हैं, 5 से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है, और 40 से 60% कंसंट्रेशन रहती है ऑक्सीजन की, ठीक है। और पार्शियल रीब्रीदिंग मास से 8 से 11 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं ऑक्सीजन, और उसकी कंसंट्रेशन होती है 50 to 90%। और जो सबसे ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो होती है नॉन रीब्रीदर मास की। किसकी, नॉन रीब्रीदर मास की होती है, जिसकी 12 से 15 पर लीटर पर मिनट, 12 से 15 लीटर आप हर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी ऑक्सीजन की, 90 to 100%। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नॉन रीब्रीदर की। किसकी, नॉन रीब्रीदर मास की रहती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपने सीपीएफ का इमेज अभी पढ़ा था कि एक सीपीएफ नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो यही है, ठीक है। सीपीएफ प्री टर्म के अंदर ये यूज़ करते हैं ताकि एल्वेलाई कोलैप्स नहीं हो। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से देख लो। यहाँ पे ये बॉक्स है, साइड में एक बड़ा बॉक्स और है, इसमें मीटर है, इस तरह से ऊपर ये मास्क है, इस तरह से आप देख लो अच्छे से। इसके ये ट्यूब्स होती हैं, एक ये ट्यूब, एक ये ट्यूब, इससे कनेक्ट है। तो इस तरह से इमेज बना लो कि ये सीपीएफ है, सीपीएफ मशीन है, और इसी सीपीएफ मशीन के साथ एक ये फिल्टर भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया वायरस, इनको ये रोकने के लिए बैक्टीरियल वायरल फिल्टर होता है ये, क्लियर है इस तरह से। तो ये दोनों इमेज बेस आपके छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में, अच्छे से आप क्लियर कर लो इनको। तो ये नियोनेटल रिसस्टिटेट में ये उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यदि आपको चैनल यदि अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक कीजिए, अभी कीजिए लाइक, और अपने 1-2 मित्र को सेंड कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ रहे हो आप ऑक्सीजन के बारे में कि आपने ऑक्सीजन किससे दी, सीपीएफ से दी, आपने नेजल कैनुला से दी, ठीक है, और आपने ऑक्सीजन हुड से। तो मैं चाहता हूँ आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज बनाए रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर के अंदर कितना % ऑक्सीजन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चंस है, जनरल जीके के क्वेश्चंस होते हैं ये। आपको जब आप नियोनेटल रिसस्टिटेट पढ़ रहे हो तो आपको ऑक्सीजन के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल एयर होती है, रूम एयर होती है, उसके अंदर कितना % ऑक्सीजन होता है। 21% क्या होता है उसके अंदर, ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और जब आप एक्सपायरेशन करते हो, जब आप सांस छोड़ रहे हो, इसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तो उसके अंदर होती है 16%। कितनी होती है, 16% होती है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, कितनी % होती है, 16% एक्सपायर्ड एयर के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी होती है एयर के अंदर, 0.03%। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, 78% होती है। आपकी आर्गन होती है वो मोर देन 0.9%, और अदर गैसेस होती हैं वो 0.07%, क्लियर है। तो जो मेन क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो आता है आपके ऑक्सीजन पे, कितना % होता है, 21%, और नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, क्लियर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपने ये सब कर लिया। अब ये सब करने के बाद भी यदि बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ती है, उसके अंदर सुधार नहीं आता है, फिर आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है, CPR देना है, ठीक है, और साथ के साथ ऑक्सीजन भी देना है। कंप्रेशन वेंटिलेशन आपने पढ़ा होगा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो CPR पढ़ते हैं तो साइड कहाँ से, कौन सी साइड से आपको कंप्रेशन करना है, बच्चे की चेस्ट को कंप्रेस करोगे तो आप लोअर 1/3 स्टर्नम से करोगे। स्टर्नम किसको कहते हैं, ब्रेस्ट बोन को, जो आपके दोनों बीच में है, ठीक, मिड लाइन में आपके थोरेक्स के, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टर्नम। इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेस्ट बोन स्टर्नम हो गई, इसके लोअर 1/3 पार्ट, लोअर 1/3 पार्ट को आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना है। अवॉइड जीपी स्टर्नम, आप ऐसे मत करना कि केवल और केवल जीपी स्टर्नम को ही प्रेस कर दो, तो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो लोअर 1/3 को यहाँ से इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये प्रेस किया जा रहा है बच्चे के अंदर, इसी तरह से करते हैं। और 1/3 एपी डायमीटर, चेस्ट का 1/3 एपी डायमीटर, एंटीरियर पोस्टर डायमीटर क्या होना चाहिए, एपी मतलब होता है एंटीरियर पोस्टर, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो 1/3 एंटीरियर पोस्टर डायमीटर क्या होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। 1/3 जो चेस्ट है वो 1/3 दबनी चाहिए। नेक्स्ट है रेशियो कितना होता है इसके अंदर, कितना रेशियो होता है, कंप्रेशन वेंटिलेशन 3:1। न्यू बोर्न के अंदर 3:1 अपनाते हैं। ये 3:1 क्या चीज़ है, ये देख लीजिए। 1 मिनट के अंदर बच्चे का जो 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आप 90 बार इसको कंप्रेस कर दोगे बच्चे की चेस्ट को, और 30 बार आप उसको ऑक्सीजन दे दोगे, वेंटिलेशन कर दोगे 30 टाइम्स, ठीक है। ये एम्बू बैग इधर लगा हुआ है, देख रहे हो आप, ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है। ये मास्क लगाया हुआ है, ये बैग है, ठीक है, तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है। तो इस इधर से एक रेस्क्यूअर, एक जना तो क्या कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, एक नर्स क्या कर रही है, एक नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, एक डॉक्टर इधर से उसको ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, दोनों जान बचाने में लगे हुए हैं। तो ये कितने रेस्क्यूअर हुए, 2। जो जान बचाता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यूअर, ठीक है, ये रेस्क्यूअर है दोनों। तो ये रेस्क्यूअर है, एक रेस्क्यूअर तो इसको 2 थंब टेक्निक से, दोनों अंगूठों से क्या कर रहा है, 1/3 पार्ट को प्रेस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो और एक रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये 2 रेस्क्यूअर हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, रेशियो कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा, ठीक है। चाहे 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, दोनों जने। तो 1 रेस्क्यूअर तो कब यूज़ करते हैं, जब 2 फिंगर टेक्निक, जो नीचे इमेज है ये 2 फिंगर टेक्निक है। ये एक ही इंसान अपनी दोनों फिंगर से प्रेस कर रहा है स्टर्नम को, और दूसरे हाथ से क्या देगा, वो ऑक्सीजन देगा, ठीक है। चाहे एम्बो बैग से दो, चाहे माउथ टू माउथ दो, कैसे भी दो। तो इसमें क्या है कि इसको बोलेंगे 1 रेस्क्यूअर। तो 1 रेस्क्यूअर कंडीशन में 2 फिंगर टेक्निक अपनाई जा रही है, और 2 थंब टेक्निक के अंदर 2 रेस्क्यूअर है। तो ये बेस्ट, ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है टेक्निक, तो 2 थंब टेक्निक क्या रहती है, प्रीफर्ड रहती है, मतलब बेस्ट रहती है। एक जना तो चेस्ट को कंप्रेशन करेगा और एक वेंटिलेशन देगा। जो चेस्ट कंप्रेशन करेगा वो कितनी बार करेगा, 90 बार करेगा, और 1 मिनट में ही करना है, ठीक है। और जो वेंटिलेशन करेगा, एक दूसरा वाला रेस्क्यूअर इधर है इमेज में, तो वो 30 टाइम्स क्या करेगा, इसको प्रेस कर देगा, इसको एम्बू बैग को प्रेस कर देगा, तो इसको 30 टाइम्स ऑक्सीजन मिल जाएगी। और वेंटिलेशन कितना % रहेगा, 100% ऑक्सीजन मिलेगी उसको। कितना, 100% ऑक्सीजन करना है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पढ़ लीजिए अच्छे से, ये नियोनेट है लिखा हुआ है, और लेस देन 2 मंथ, मतलब नियोनेट और 2 महीने से छोटे बच्चों के लिए कंप्रेशन कितना रहता है, कितनी 1 मिनट में 90 टाइम्स प्रेस करना है चेस्ट को आपको, ठीक है। 90 टाइम्स प्रेस करना है चेस्ट को, 90 पर मिनट। तो अब इधर बात करें, इधर लिखा हुआ है चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब आप ब्रीथ कर रहे हो बच्चे को। 1 रेस्क्यूअर, चाहे अब 1 रेस्क्यूअर हो और नीचे लिखा हुआ है 2 रेस्क्यूअर हो, तो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो न्यूबॉर्न में कितना होता है, दोनों में 3:1 रहता है, सेम रहता है। और बात करें इन्फेंट और चिल्ड्रन की, तो इन्फेंट चिल्ड्रन के अंदर कंप्रेशन रेट कितनी रहती है, 100 पर मिनट, और एडल्ट में भी सेम रहती है 100 पर मिनट। और चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो अगर 1 रेस्क्यूअर है, जान बचाने वाला एक है यदि,
तो कितना है रेशियो रहता है 30:2, और एडल्ट में भी सेम रहता है यदि 1:4 है। और यदि 2:4 हो जाते हैं, यदि दो हैं बचाने वाले, एक तो ब्रीथिंग कर रहा है एक कंप्रेशन कर रहा है, तो इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर 15:2 मानते हैं, ठीक है। और जो एडल्ट के अंदर है वो कितना हो जाता है 30:2, सेम रहता है। एडल्ट के अंदर चाहे 1:4 हो चाहे 2:4 हो, जो रेशियो रहता है 30:2 ही रहता है। जबकि इन्फेंट के अंदर जो यदि 2:4 हो जाते हैं, क्लियर है, तो 15:2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो अपने नोट्स में अच्छे से। नेक्स्ट है चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन किससे करते हैं, अल्टरनेट एयरवे। यदि मान लो आपने अम्बू बैग्स उसके यूज़ नहीं हो रहा तो आप एंडोट्रेकल ट्यूब भी उसके डाल सकते हैं, और साथ के साथ आपको कार्डियक मॉनिटर भी रखना है, ठीक है। हार्ट रेट इन सबको पता करने के लिए कार्डियक मॉनिटर भी बच्चे के साथ में होना चाहिए। तो अब बात करें एडल्ट के, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। एडल्ट के अंदर CPR करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं दोस्तों, CAB। क्या करते हैं, CAB फॉलो करते हैं। अच्छा एडल्ट है, यदि एडल्ट की बात करें, एडल्ट को आप CPR दोगे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेट, तो इसके अंदर यदि 1:4 है, 1:4 है मतलब एक ही जना तो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है और वही बंदा उसको ब्रीदिंग भी करवा रहा है। तो और 2:4 का मतलब एक तो चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है और एक ब्रीदिंग करवा रहा है, तो इट मीन्स 2:4 हो गया। तो चाहे 1:4 हो चाहे 2:4 हो, रेशियो कितना रहता है 30:2। और चिल्ड्रन की बात करें तो यदि 1:4 है, 1:4 मतलब एक जना है वो चेस्ट कंप्रेशन करेगा और वही ब्रीदिंग करेगा, तो 30:2 रहेगा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो। और यदि 2:4 है, जान बचाने वाले दो जने हैं, एक तो ब्रीदिंग करा रहा है एक कंप्रेशन करवा रहा है, तो 15:2 हो जाएगा चिल्ड्रन और इन्फेंट के केस में, क्लियर है। और डेप्थ कितना, डेप्थ में हमें प्रेस करना होता है, इंच में पूछा जाए तो 1.5 इंच, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर क्या करना है, हमें प्रेस करना है स्टेनम को, क्लियर है। अब बात करें पल्स कहाँ से चेक करते हैं जब CPR देते हैं, तो एडल्ट के अंदर तो कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। कहाँ से, कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं 60 सेकेंड 1 मिनट के लिए। वहाँ से कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, ब्रूट साउंड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि ब्रूट साउंड कहाँ से सुनाई देती है, कैरोटिड आर्टरी से, ये आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट बात करें इन्फेंट के अंदर कहाँ से चेक करते हैं पल्स, जब CPR देते हैं तो ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, जहाँ से अपन BP की आवाज़ सुनते हैं ना, कोर्टोकोफ साउंड, उसे क्या कहते हैं, कोर्टोकोफ साउंड। BP साउंड होती है जिसे कहते हैं कोर्टोकोफ साउंड। नेक्स्ट है चिल्ड्रन के अंदर CPR दे रहे हैं तो आप कौन सी पल्स चेक करोगे, फीमोरल पल्स। कौन सी चेक करोगे, फीमोरल्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पल्स आपके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर इज नेसेसरी एट दिस स्टेज टू मॉनिटर हार्ट रेट। हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस जो ये स्टेज है, अपन ने पढ़ा अभी चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन, तो उस समय हार्ट कार्डियक मॉनिटर ज़रूर होना चाहिए हमारे पास में, ताकि हम हार्ट रेट चेक कर रखें। यदि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा तो हार्ट रेट ही सबसे पहले बढ़ेगी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे नो रेस्पॉन्स टू चेस्ट कंप्रेशन। यदि आपने चेस्ट कंप्रेशन किया, बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं मिला, तब आप क्या करोगे, देन आप एड्रेनल इंजेक्शन लगाओगे। क्या लगाओगे, एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाओगे, जिसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। और 1:10,000 हम यूज़ करेंगे। कितना, 1:10,000 के स्ट्रेंथ में यूज़ करेंगे ADR इंजेक्शन। और अम्बिलिकल वीन, जो अम्बिलिकल वीन है वहाँ से प्रीफर्ड होती है, वहाँ से हमें इस रूट से देना है 1:10,000। और अम्बिलिकल वीन क्या है, एक IV रूट है। फिर उसके बाद यदि यहाँ से हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे के किसी कारण की वजह से, मान लो वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है अम्बिलिकल वीन के, आप ये रूट नहीं अपना सकते, तो आप क्या करोगे, इंट्राओशियस अपनाओगे। कौन सा, इंट्राओशियस। और यदि यहाँ से भी नहीं दे सकते, मतलब इंट्राओशियस का मतलब होता है बोन के यहाँ से, टीबिया के यहाँ से, अगर यहाँ से भी नहीं दोगे तो क्या करोगे, एंडोट्रेकल ट्यूब अपनाओगे, ET ट्यूब से दोगे, क्लियर है। अब बात करेंगे डोज, IV या इंट्राओशियस कितनी देते हैं, कितना डोज में देते हैं। ये 2022 का जो लगा आपका नोट सेट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ से
तो ये याद रखना है आपको अच्छे से कि कितना डोज देते हैं एडीआर का। नियोनेटल रेसिस्टेट जब भी करते हैं तो एडीआर का कितना डोज देते हैं। तो इंट्राओसियस या आईवी का मतलब हो गया अम्लाइकल वीन से, इंट्राओसियस मतलब बोन में, तो कितना देते हैं 0.2 ml पर केजी, या फिर इसको mg में बदलेंगे तो 0.02 mg पर केजी हो जाएगा। और ये तो बीच का हो गया 0.2। अगर रेंज की बात करें तो 0.1 से 0.3 ml पर केजी, और mg के अंदर बात करें तो 0.01 से 0.03 mg पर केजी रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आप अच्छे से वॉच कर लें। ये भी हो चुका है 1:10,000 वाला कौन से रूट से देते हैं ये भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ से हर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इस पेज से आराम से निकलते हैं। नेक्स्ट है एंडोट्रेकल ट्यूब। एंडोट्रेकल ट्यूब से यदि आप दे रहे हो तो 1 ml पर केजी, या फिर mg में आए तो 0.1 mg पर केजी के अकॉर्डिंग आप डोज रखोगे किसका, एडीआर का, एड्रेनालिन का। अब एडीआर से रिलेटेड कुछ एग्जाम में और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं यहीं क्लियर करूँगा आपका, क्योंकि आप अपने सबसे प्यारे चैनल पे हैं जिसका नाम है TN नर्सिंग क्लासेस। और TN नर्सिंग क्लासेस को अपने कम से कम 5 से 6 फ्रेंड्स को बताएं कि TN नर्सिंग क्लासेस भी आप आए, ज्वाइन करें, वहाँ पढ़ें। वहाँ एक अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है ताकि वो एग्ज़ाम में आपके काम आए। क्लियर है? तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, अपना स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप पे। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ये दोनों एक ही नाम है। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रेनालिन ग्लैंड होती है ना आपकी, ठीक है, किडनी के ऊपर, तो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ये मेडुला पार्ट से सीक्रेट होते हैं। ये क्या होते हैं, कैटेकोलेमिन एंडोजीनियस, इनको कैटेकोलेमिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैटेकोलेमिन। क्लियर है? आपकी जो एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन और डोपामिन, इन तीनों को हम कैटेकोलेमिन कहते हैं। लिख लो, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। क्लियर है? तो इन तीनों को हम कैटेकोलेमिन कहते हैं और ये मेडुला पार्ट से सीक्रेट होते हैं। ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं। कैसी है, सिम्पैथोमिमेटिक। सिम्पैथोमिमेटिक मतलब ये हार्ट रेट बढ़ाएंगी, क्योंकि बच्चे की हार्ट रेट कम हो रही है ना। एडीआर क्यों दे रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए। हार्ट रेट कम हो रही है बच्चे की, अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बच्चे को आपने चेस्ट कंप्रेशन दे दिया फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग यूज़ करोगे। और ये एक प्रकार से डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, डायरेक्ट कार्य करती है। जो ये अल्फा-1 रिसेप्टर है, आपका बीटा-1 रिसेप्टर है, हार्ट का रिसेप्टर है बीटा-1 रिसेप्टर, बीटा-2 रिसेप्टर है। तो स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल्स पे होता है बीटा-2 रिसेप्टर। तो इन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो एक तरह से जो एपिनेफ्रिन है ये मोर पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर है। इसका मतलब है ये कि हार्ट रेट को ये इंक्रीज़ करता है। क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़। और हमें करवाना भी हार्ट रेट को इंक्रीज़ ही करवाना है, क्योंकि हार्ट रेट कम हो रही है बच्चे की, इसलिए तो बच्चा आगे जाके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर वो क्या बोलते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर होता है, ये कार्डियक अरेस्ट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडीआर, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है कार्डियक अरेस्ट के अंदर। और आईवी रूट से हम देते हैं 1:10,000 की डाइल्यूशन कर स्ट्रेंथ रखते हैं, 1:10,000 इसकी स्ट्रेंथ रखते हैं। नेक्स्ट है, और ये कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर ये क्या है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन। क्लियर है? एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है दोस्तों, कोई एलर्जी रिएक्शन की वजह से डायलेट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, तो क्या होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है। क्लियर है? तो एनाफाइलेटिक शॉक का भी आपको, एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, इसके अंदर क्या इसकी मैकेनिज्म होता है, यदि यह आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने शॉक अच्छे से करवाया हुआ है और शॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये जो एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर। ये 0.3 से 0.5 ml IM रूट से देना है 1:1000 की स्ट्रेंथ में। ये याद रखना आप, 1:1000 की स्ट्रेंथ में देते हैं एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर। क्लियर है? 10,000 मत करके आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। 1000 की स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में, कार्डियक अरेस्ट की में 10,000। इन केस ऑफ नो रेस्पॉन्स
डिस्पाइट मल्टीपल डोज। अगर मान लो किसी कोई पेशेंट बच्चा है एनाफाइलेटिक शॉक का या फिर बड़ा है, आपने खूब सारी डोज दे दी आईएम खूब बार मल्टीपल डोज दे दी, फिर भी उसके फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको 0.25 ml आईवी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईवी देना है 0.25 ml और 1:10,000 की स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे। ठीक है, आईवी देना है। कब देंगे आईवी? जब आप बच्चे के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिले। आप आईएम दे रहे हैं, 1:1000 की स्ट्रेंथ रख रहे हैं, बट उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, खूब सारी डोज लगा दी, तब आप क्या करोगे? 1:10,000 0.25 ml आईवी दोगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन क्या है? कार्डियक स्टिमुलेटर है, वो भी पोटेंट वाले। आप एक साथ मान लो ज़्यादा डोज दे दोगे तो क्या होगा? बच्चे के अंदर क्या, बड़ों के अंदर, बच्चों के अंदर क्या हो सकता है? हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर है। अगर एक्सेसिव ज़्यादा, हद से ज़्यादा हार्ट को स्टिमुलेट कर देगा तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इनका डाइल्यूशन किस तरह से रहता है। ये एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने ये सभी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि आप एक रेशो पढ़ते हैं तो आपके हज़ारों रेशो कंफ्यूज कर देते हैं आपको उसी टाइम, तो उसी टाइम आपको पढ़ना होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? पहला अपन बात करें 1:1000 कब यूज़ करते हैं? आईएम, सबक्यूटेनियस और एंडोट्रेकियल ट्यूब। यदि किसी पेशेंट को आईएम, सबक्यूटेनियस या एंडोट्रेकियल ट्यूब के रूट से देना है तो 1:1000 देते हैं एडीआर, एड्रेनलिन को। और 1:10,000 कब देते हैं? आईवी से दे रहे हो, चाहे एम्लाइकलविन से दे रहे हो, वो भी आईवी है। इंट्राओशियस दे रहे हो या इंट्राकार्डिक दे रहे हो, मतलब बोन के अंदर दे हो, चाहे आप हार्ट के अंदर दे हो डायरेक्ट, तो ये सब इन तीनों के अंदर हम 10,000 की स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे। और यदि 1 लाख की कब यूज़ करेंगे? 1:1 लाख। तो लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लीडिंग को कम करने के लिए, तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। और 1 लाख से 2 लाख की स्ट्रेंथ कब रखेंगे हम एपिनेफ्रिन की? अलोंग विद लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक के साथ में यदि इसको आप यूज़ करना चाहते हैं एपिनेफ्रिन को, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? 1 लाख से 2 लाख रहेगी। दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड डाटा है, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इफ़ नो रेस्पॉन्स आफ्टर एड्रेनलिन। अब आपने एड्रेनलिन भी दे दिया बच्चे को, अभी भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी भी उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप उसके लिए क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में ये लास्ट उपाय है बच्चे को बचाने का, वॉल्यूम एक्सपेंशन करोगे। बच्चे की जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो बढ़वाओगे। तो वो कैसे करोगे? आप आईवी फ्लूइड दोगे। ठीक है, एनएस देना है। बच्चे के अंदर क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मल सेलाइन, आरएल यूज़ नहीं करते हैं। जब सीपीआर ये सब करते हैं, बच्चे को रिसस्टेटेड जब भी करते हैं, तो बच्चे के अंदर शॉक कंडीशन के अंदर नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं। एक प्रकार से आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है नॉर्मल सेलाइन। क्लियर है? आइसोटोनिक होता है, 10 ml पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे। कब देंगे? ओनली इफ़ देयर इज एविडेंस ऑफ ब्लड लॉस। तब आपको ऐसे पता हो कि मान लो कि मदर की पीपीएच हुआ है, पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है डिलीवरी के बाद में जब ब्लीडिंग होती है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो बच्चे में भी कमी होती है, फ्लूइड की कमी आ सकती है, तो इस वजह से। क्लियर है? तो हम फ्लूइड दे सकते हैं बच्चे को, नॉर्मल सेलाइन 10 ml पर केजी। अब बात करते हैं, कुछ टाइमलाइन देख लो कि बिटवीन द इनिशियल स्टेप एंड पीपीवी। जो सबसे पहले अपन ने पढ़ी अभी स्टेप, इनिशियल स्टेप आपने पढ़ी थी। इनिशियल स्टेप में आपने क्या किया था? टेम्परेचर मेंटेन करना, बच्चे को सक्शन करना, बच्चे की बैक को रब करना। ठीक है, तो ये सब क्या थी? इनिशियल स्टेप्स थी। तो इनिशियल स्टेप से लेके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी तक 1 मिनट तक कर लेना है। ये वाली जो प्रोसेस है ये 1 मिनट तक कर लेनी है आपको, नियोनेटल रेसिस्टेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट है बिटवीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से लेके चेस्ट कंप्रेशन तक की प्रोसेस आपको जब भी नियोनेट रेसिस्टेट करते हो तो 30 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस करनी है। क्लियर है? और ये 1 मिनट वाला ये गोल्डन टाइम माना जाता है। ठीक है, बच्चे के लिए गोल्डन टाइम होता है ये 1 मिनट वाला। इनिशियल स्टेप से लेके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जो स्टेप है ये गोल्डन टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन से लेके एडीआर इंजेक्शन। आपने चेस्ट कंप्रेशन दिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला, आपने एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया, तो ये दोनों का जो टाइम है कितना समय होना चाहिए? 30 सेकंड का।
30 सेकंड का होना चाहिए। 30 सेकंड में आपको ये काम कर देना है। बच्चे का यदि चेस्ट कंप्रेशन किया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाना है बच्चे के। कितने टाइम में करना है या देख लो, 30 सेकंड है। 30 सेकंड का मतलब सोच सकते हो ना आप। आपको आपके जो इक्विपमेंट है वो रेडी रखना है। आप पढ़ोगे अच्छे से तभी तो हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ मेंटेन कर पाओगे और बच्चे की जान बच पाएगी। यहाँ से आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है नियोनेटल रिसर्च। नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है नियोनेटल रिसर्च का, 20 मिनट। मतलब है 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारे आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 20 मिनट में आप बचाना है तो बचा लो, वरना वो नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नियोनेटल रिसर्च कितना होता है, 20 मिनट होता है। कितना होता है मैक्सिमम, 20 मिनट होता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कॉल ऑफ अब रिसस्टिटेट इफ ऑल स्टेप डन एंड नो हार्ट रेट। यदि आपने इतना कर लिया इसके बाद भी नो हार्ट रेट, मतलब NOHR मतलब नो हार्ट रेट नहीं आया फिर भी, तो हमें क्या करना है, बंद कर देना है। रिसस्टिटेट फिर बंद कर देना है। आप इतनी सारी स्टेप करने के बाद भी बच्चे की हार्ट रेट नहीं होती है इंक्रीज, तो आपको बंद कर देना है, फिर नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर दो चीज़ें पढ़ी थी, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और एंडोट्रेकल ट्यूब। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों, अम्बू बैग होता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तो ये देखिए, ये क्या है आपका बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है। ये बैग हो गया, ये आपका मास्क हो गया, ठीक है। ये अम्बू बैग, यहाँ पे अम्बू बैग हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 240 से लेके 750 ml का हम यूज़ करते हैं। ये रेंज है। जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है इसका वॉल्यूम कितना होता है, 240 से 750 ml। और रेस्पॉन्स क्या आएगा जब आप बैग एंड वेंटिलेशन करेंगे, तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है कितनी, 100 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बच्चे के अंदर। जब आप ये यूज़ करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज़ करोगे, तो हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जानी चाहिए। और यदि नहीं होती है, हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, यदि नो रेस्पॉन्स, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आपको वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप देखना है। आपको चेक करना है कि आपने जो ये मास्क ये लगाया है, ये बच्चे के सही तो लगाया है या नहीं लगाया है, अटैचमेंट सही है या नहीं है। देखो ये क्वेश्चन इस बार 2022 के नोट सेट के अंदर ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कौन सा, वहाँ पे ये क्रॉस भी नहीं लिखा हुआ था, टिक भी नहीं लिखा हुआ था, और ये ऊपर से करेक्ट इनकरेक्ट आपको लिखा नहीं मिला। आपको केवल और केवल ये 4 इमेज मिली थी, उसमें से बताना था कि कौन सी इमेज के अंदर सही से फिट है, लगा हुआ है। तो देखो जी, ये मास्क है, ये जो मास्क ये वाला यहाँ वाला पार्ट है, ये बच्चे के जो चिन वाला पार्ट है, चिन से इससे करके ऐसे नोज़ के यहाँ तक कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, चिन के नीचे नहीं आना चाहिए, या फिर नोज़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, या फिर आइस तक नहीं जाना चाहिए। आइस में आइस के यहाँ पे है और चिन के नीचे तक आ रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों क्या हो गए, गलत। और सही कौन सा है, ये वाला। तो ये पूछा था कि कौन सा करेक्ट प्लेसमेंट है, तो करेक्ट कौन सा है, दिस वन इज करेक्ट प्लेसमेंट। क्लियर है दोस्तों, ये 2022 का क्वेश्चन है, लिख लो 2022 नोट सेट का ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आने वाली इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें भी इसी तरह से क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, यदि हार्ट रेट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो आपको मास्क को रीएडजस्टमेंट करना है, मास्क को चेक कर लेना है, सही कर लेना है। बच्चे की हेड को रीपोजिशन करना है, बच्चे को जो सीक्रेशंस है उनको सक्शन करना है, बच्चे की माउथ को ओपन करना है, बच्चे के जो प्रेशर है, जो आप ये प्रेशर लगाओगे, इसको प्रेस करोगे ना, इसको ठीक है, इसको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है अल्टरनेट एयरवे यूज़ करना है। अगर इससे यदि फ़ायदा नहीं मिल रहा है फिर भी, तो आप एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, ET ट्यूब। क्लियर है दोस्तों। तो ये इस तरह से ट्रिक है MRSOPA, ये ऑथेंटिक ट्रिक है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है, ये फॉलो इसी तरह से किया जाता है। MRSOPA क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, स्किल टेस्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें स्किल टेस्ट में पूछी जाती है कि नियोनेटल रेसिस्टेट में MRSOPA क्या होता है। M मतलब होता है मास्क रीएडजस्टमेंट, R मतलब रीपोजिशन ऑफ हेड, S मतलब सक्शन, O मतलब ओपन माउथ, P मतलब प्रेशर इंक्रीज, A मतलब अल्टरनेट एयरवे। क्लियर है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि MRSOPA में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, एक ऑप्शन इनमें से अलग दे देगा।
तो इस तरह से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कितना रेट होना चाहिए, जो इससे आप प्रेशर लगाओगे अम्बू से तो कितना रेट होना चाहिए, 40 से 60 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट आप रेट रखनी है। प्रेशर कितना रखना है, फर्स्ट ब्रीथ जब स्टार्टिंग में करवाओगे तो 30 से 40 सेंटीमीटर आपको प्रेशर रखना है H2O। नेक्स्ट है फिर बाद में आप कितना करोगे, इसका हाफ कर दोगे, 15 से 20 सेंटीमीटर H2O आप प्रेशर कर दोगे, मतलब बाद में कम कर दोगे, स्टार्टिंग में आप ज़्यादा रखोगे प्रेशर। नेक्स्ट है FiO2। FiO2 कितनी होना चाहिए, यदि 35 वीक के बाद में यदि बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ हुआ है आफ्टर 35 वीक्स, 35 और 35 वीक के बाद में यदि बच्चे का बर्थ हुआ है तो आप रूम एयर पे रखना है बच्चे को 21%, मतलब ऑक्सीजन कितना होता है 21% होता है रूम एयर के अंदर। इसका मतलब ये यहाँ ये समझाना चाह रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 21% ऑक्सीजन किसके अंदर होती है, रूम एयर के अंदर होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो रूम एयर पे ही आपको क्या करना है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन वाला प्रोसीजर करना है यदि बच्चा 35 वीक और 35 वीक के बाद में बर्थ हुआ है। और 35 वीक से पहले यदि बच्चे का बर्थ हुआ है तो आप 21 से 30% आप उसको ऑक्सीजन भी दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस O2। यदि आप बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हो तो क्या हो जाता है, यदि प्री टर्म बच्चा है तो उसके अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके काफ़ी बार एग्जाम में, क्या होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। यदि और आप इसको ट्रीट नहीं करोगे, इफ़ अनट्रीटेड करोगे, अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे इस कंडीशन को, आप ऑक्सीजन ज़्यादा देते जाओगे तो ब्लाइंडनेस हो सकता है बच्चे के अंदर। क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है। और ब्लाइंडनेस का बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज यदि पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज। और यदि एडल्ट की बात करें तो राइट आंसर जाएगा कैटरेक्ट। क्या जाएगा, कैटरेक्ट, ठीक है। जो क्लाउडी विजन देखने को मिलता है, कैटरेक्ट वही मोतियाबिंद, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है दोस्तों, कौन सी कंडीशन में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज नहीं करोगे। ये इस इमेज में जो दर्शाया गया इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सी कंडीशन में यूज नहीं करना होता है। ये कंजेनाइटल एक प्रॉब्लम होती है जन्मजात बच्चों के अंदर, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, यहाँ लिखा हुआ है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायफ्राम आपका पता है आपको, आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है, रेस्पायरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट मसल है आपकी, ठीक है। जब भी आप इंस्पायर करते हो तो ये नीचे की तरफ मूव करती है, जिससे आपके जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, क्लियर है। तो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बारे में मैंने बताया, डोम शेप का होता है। हर्निया का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूड होना, कोई एक अपनी साइड से बाहर की तरफ अपनी जगह को छोड़ के दूसरे एरिया में आ जाता है तो वो क्या होता है, हर्निया होता है, प्रोट्रूड हो जाता है कोई ऑर्गन, तो उसको हर्निया कहते हैं। तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया वाली कंडीशन यदि है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि कौन सी कंडीशन में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज नहीं करते हैं, तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया वाली कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो ये जो अम्बू बैग है इससे हम एयर देंगे, एयर बॉडी के अंदर जाएगी और वो इंटेस्टाइन में चली जाएगी, और इंटेस्टाइन में यदि चली जाएगी वो फूल के किस में, वो इंटेस्टाइन फूल के आपके थोरेक्स में आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चे की हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो इसलिए हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जब भी देते हैं तो SpO2 का कितना रखेंगे, कितना टारगेट रखेंगे। और SpO2 किससे चेक करते हैं दोस्तों बच्चों के अंदर, राइट हैंड से हमेशा। किससे चेक करना है, न्यूट्रेटर रेसिस्टेट आप यदि कर रहे हो तो राइट हैंड से आपको SpO2 चेक करना है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से हैंड से चेक करते हैं, राइट लेग से, लेफ्ट लेग से, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका राइट आंसर रहेगा राइट हैंड से हम SpO2 चेक करते हैं। 1 मिनट के अंदर कितना टारगेट रखना है आपको, SpO2 कितना होना चाहिए बच्चे का, 60 से 65% होना चाहिए। SpO2 होता है ना बच्चे का ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो कितना होना चाहिए,
60 से 65% होना चाहिए। और 2 मिनट हो गए बच्चे को जन्म के बाद कितना होना चाहिए, 65 से 70%। और 3 मिनट हो गया तो 70 से 75 उतना होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मिनट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, कि कितना परसेंट होना चाहिए 3 मिनट पर 70 से 75% क्या होना चाहिए, SpO2 होना चाहिए बच्चे का, ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से 10 मिनट पे कितना होना चाहिए, 85 से 95% होना चाहिए। तो आपको मेन याद रखना है 1%, 1 मिनट पे कितना होना चाहिए, 60 से 65, 3 मिनट पे कितना होना चाहिए, 70 से 75, और 10 मिनट पे कितना होना चाहिए, 85 से 95% SpO2 होना चाहिए बच्चे का। आप राइट हैंड से चेक करते हो। नेक्स्ट बात करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन न्यूनेटल रिससिटेट के अंदर क्या उसका योगदान है, कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब अनकफ्ड वाली, कौन सी, अनकफ्ड ट्रेकियल ट्यूब, जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब है कौन सी यूज़ करते हैं, अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं हम बच्चों के अंदर, जिसके अंदर कफ नहीं होता। जैसे ये एंड पार्ट होता है, ये ट्यूब इस तरह से ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेलून नहीं होना चाहिए, जो बेलून वाला होता है वो किस में यूज़ करते हैं, एडल्ट के अंदर, और बच्चों के अंदर अनकफ्ड ट्यूब यूज करेंगे केवल, और केवल एक सिंपल सी ट्यूब होगी सीधी सी, क्लियर है। तो कफ्ड वाली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उस वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है। ट्रेकिया के अंदर कफ फूलेगा तो वो प्रेशर लगेगा, और छोटे बच्चे का जो ट्रेकिया है वो सॉफ्ट होता है, वहाँ पे इंजरी हो सकता है। इसलिए बिना कफ वाला एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं। तो इनर डायमीटर कितना होता है ट्यूब का, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यदि बच्चे का वेट लेस देन 1 kg है, बच्चे का वेट लेस देन 1 kg मतलब 1000 ग्राम से कम है, तो इसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है। तो ये 2.5 mm की साइज वाला यूज करना है आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट है बच्चे का वेट 1 to 2 kg है, तो आपको 3 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करनी है। और 2 किलो से यदि ज़्यादा है बच्चे का वेट, तो आपको 3.5 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करनी है, क्लियर है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ इंसर्शन, कितना आपको इंसर्ट करना होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब को, कितना आपको माउथ से आप इसको इंसर्ट करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को माउथ से इंसर्ट करते हैं, तो कितना सेंटीमीटर अंदर जानी चाहिए ये आप कैसे चेक करोगे। आपको 6 के अंदर क्या ऐड करना है, बच्चे का वेट। बच्चे का वेट तो क्या जन्म होते ही चेक कर लेते हैं, तो जितना उसका वेट आएगा ना, वजन आएगा, और नॉर्मल वेट कितना होता है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंडिया के बच्चों का 3 किलो, तो 3 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब को, क्लियर है। नेक्स्ट है बेस्ट वे टू कन्फर्म पोजीशन ऑफ ईटी। आपने अब एंडोट्रेकियल ट्यूब को असिस्ट करवा दिया, अंदर बच्चे के प्लेसमेंट हो गया। अब आपको ये चेक करना है ये कन्फर्म कि ये सही पोजीशन में है या नहीं है। एंडोट्रेकियल ट्यूब कहीं ईसोफेगस में तो नहीं चलेगी, ये फूड पाइप हो गई आपकी। ईसोफेगस को क्या कहते हैं दोस्तों, फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप में तो नहीं चली गई है, ये किस में जाना चाहिए, विंड पाइप में ही जानी चाहिए। विंड पाइप क्या होती है, ट्रेकिया होती है, तो ट्रेकिया के अंदर जाना चाहिए एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसके लिए हम EtCO2 एंड टाइडल CO2 चेक करते हैं, EtCO2, जिसे हम कैप्नोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। ये कन्फर्म करने के लिए बेस्ट होता है ET ट्यूब के लिए कैप्नोग्राफी या फिर EtCO2। दोस्तों ये टाइडल वर्ड लिखा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट के अंदर 500 ml, कितना होता है 500 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप क्या होता है दोस्तों, लेरिंजोस्कोप की बहुत ज़रूरत होती है। आप इसमें देख लीजिए, ये अनकफ्ड ET ट्यूब है, इमेज बेस। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान कर देगा। तो ये दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे फ्रेंडों, ये क्या है, अनकफ्ड ET ट्यूब है। क्या है, अनकफ्ड ET ट्यूब है, इस तरह से ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये लेरिंजोस्कोप 2 तरीके से हैं। ये लेरिंजोस्कोप यूज़ में करते हैं जब भी आप ET ट्यूब इंसर्ट करोगे, उससे पहले आपके पास बच्चों के लिए ये स्ट्रेट वाला यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेट है ना, एकदम सीधी ब्लेड है एकदम, तो इसको मिलर कहते हैं। मिलर लेरिंजोस्कोप ब्लेड है ये, और नीचे वाली है ये कर्व वाली है, ऐसे कर्व शेप की है। तो ये मैकिन्टॉश है, ये एडल्ट में यूज़ करते हैं। ये वाली मैकिन्टॉश वाली एडल्ट में यूज़ करते हैं, और ये मिलर वाली बच्चों में यूज़ करते हैं, ठीक है, मिलर वाली। ये लेरिंजोस्कोप ब्लेड्स है दोनों, लेरिंजोस्कोप ब्लेड्स।
तो लेरिंजियोस्कोप ब्लेड स्ट्रेट यूज़ करते हैं। स्ट्रेट वाली हमने अभी देखी इमेज में, ये क्या है, ए वाली स्ट्रेट होती है, इसको हम यूज़ करते हैं बच्चों के अंदर। और यदि प्री ट्रम है तो 0 नंबर की यूज़ करेंगे, और ट्रम है तो एक नंबर की। ठीक है, इस पर नंबर लिखा होता है यहाँ पे, ये यहाँ वाली इस वाले पार्ट पे नंबर लिखा होता है, तो इस यहाँ पे नंबर लिखा होता है, उस साइड लिखा है इस इमेज के। तो 0 नंबर लिखा रहेगा तो छोटी रहेगा साइज, 1 नंबर रहेगा थोड़ी बड़ी रहेगी, पर ये स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, तो 0 नंबर की प्री ट्रम में यूज़ करते हैं, और ट्रम बच्चा है तो 1 नंबर की यूज़ करेंगे। क्या, लेरिंजियोस्कोप स्ट्रेट ब्लेड। क्लियर है। तो आई होप कि ईटी ट्यूब से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक रिसस्टिटेट के रिगार्डिंग, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। और हर एग्जाम में एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ईटी ट्यूब का। क्लियर है। अब बात करेंगे आगे। अब अपने ये सब पढ़ा, तो ये सब पढ़ने के बाद में ये लास्ट आपका समराइज है। देखो ये एल्गोरिथम अपन ने अपनाया है। सबसे पहले आपने असेसमेंट करा था कि बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है, क्राई कर रहा है, ट्रम पे है या नहीं है, बच्चे अंदर टोन है या नहीं है। यदि ये सब नहीं था, बच्चा नहीं रोया था, तो बच्चे को क्या किया, अपने इनिशियल एक्शन किया था। इनिशियल एक्शन यदि उसको करने के बाद में भी ये बच्चे के अंदर कोई सुधार नहीं आया, तो आपने हार्ट रेट चेक करना था, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करना था। यदि हार्ट रेट 100 से कम आ रही है, फिर भी आपने उपाय अपनाया, फिर भी हार्ट रेट लेस देन 100 है, तो आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अपनाया। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जैसे कि क्या होता है दोस्तों, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। अगर तब भी फ़ायदा नहीं मिले तो क्या करना होता है, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, जैसे कि विद वेंटिलेशन करना है, साथ के साथ ऑक्सीजन भी देना है, तो 3:1 यूज़ करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। और फिर भी यदि हार्ट रेट क्या है, लेस देन 60 है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपने किया, और हार्ट रेट कितनी आ रही है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, हार्ट रेट 60 से कम आ रही है, तो आपने चेस्ट कंप्रेशन किया, और फिर भी 60 से कम आ रही है बच्चे की हार्ट रेट, लेस देन 60 आ रही है, तो आपने क्या यूज़ किया, एड्रेनलिन यूज़ किया। तो ये चेस्ट कंप्रेशन और एड्रेनलिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 30 सेकेंड। और पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर और वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये काम भी कितने टाइम में करना है, 30 सेकेंड में करना है। और जो आपका इनिशियल असेसमेंट है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, इन दोनों का भी ये वर्क भी आपको कितने मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है। इसको गोल्डन मिनट भी कहते हैं। क्लियर है। अब बात करें एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन आपको कौन से रूट से देना है, अम्बिलिकल वेन से देना है, कितना कैसा डोज देना है, ये भी आपके मैंने पढ़ा दिया अभी। आईवी देना है अम्बिलिकल से, और इंट्राओशियस से कितना देते हैं, 0.2 ml पर kg देते हैं। यदि mg में पूछता है तो 0.02 mg पर kg, ठीक है। और यदि एंडोट्रेकियल ट्यूब से दोगे तो 1 ml पर kg देना है, और यदि mg में पूछ ले यही चीज़ तो 0.1 mg पर kg आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि एड्रेनलिन से भी फ़ायदा नहीं मिले तो आपने लास्ट में क्या यूज़ किया था, वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन 10 ml पर kg। क्लियर है, ये लास्ट उपाय था। और ड्यूरेशन कितना होता है नियोनेटल रेसिस्टेट का, 20 मिनट। कितना होता है, 20 मिनट। और हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल, ये भी पूछा हुआ है, बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है दोस्तों, 120 से 160, और रेस्पिरेशन 40 से 60, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। ये लास्ट मैंने ये समराइज कर दिया है पूरे एल्गोरिथम को पूरे को समराइज कर दिया है कि कैसे कैसे आपको करना है। क्लियर है। आप अच्छे से इसको वॉच करें। थैंक यू सो मच टीएन नर्सिंग क्लासेस पे वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अपने फेसबुक पे इसको लिंक को शेयर करें, यूट्यूब पे अपने ग्रुप में शेयर करें, जितने भी नर्सिंग के ग्रुप में। थैंक यू सो मच एवरीवन।